अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल डियर कॉमरेड वीवर्स। आज हम लोग 2024 के एचईसी का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम एचईसी के 2024 के पेपर का इंग्लिश पोर्शन डिस्कस करेंगे। चलिए बगैर किसी ताख़ीर के बढ़ते हैं वर्बल रीजनिंग की तरफ। डियर वीवर्स, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है चूज़ द लेटर्ड वर्ड आर फ्रेज दैट इज द मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर। मतलब यह है कि कैपिटल लेटर्स में नीचे एमसीक्यू में कैपिटल लेटर में आपको एक वर्ड दिया गया है, हर वर्ड के आपने मोस्ट नियरली सिमिलर वर्ड को सेलेक्ट करना है। व्यूअर्स, आप लोग एक बात को यहाँ पे ज़हननशीन कर ले कि नीचे अगर आप एमसीक्यू की तरफ जाएंगे तो एमसीक्यू में कहीं पे आपको ये नहीं लिखा कि आप एंटोनिम सेलेक्ट करें या सिनोनिम सेलेक्ट करें, आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ये जो लाइन है इसमें सब कुछ बता दिया गया है कि मोस्ट नियरली सिमिलर वर्ड को आपने सेलेक्ट करना है। तो आप जब भी कोई सवाल हल करें तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इट इज़ एंटायर जेनियलिटी ऑफ और स्टाफ दैट मेक अस यूनिक। तो यहाँ पे जेनियलिटी कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर में दिया गया एक वर्ड है, हमने इस वर्ड का मोस्ट नियरली सिमिलर वर्ड ढूंढना है। जेनियलिटी के मीनिंग है जिंदा दिली, तो यहाँ पे रैपिडिटी, नॉलेज और ब्यूटी, ये ऑप्शन जेनियलिटी के सिमिलर नहीं हो सकते। हमारे पास बीटा ऑप्शन कॉर्डियलिटी जो कि जिंदा दिली को कहते हैं, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारे पास सेकंड एमसीक्यू है स्टेपल फूड इज़ आ एन डैश फूड। तो हमारे पास स्टेपल फूड की जो मीनिंग है वो है हमारे पास बेसिक फूड, फंडामेंटल फूड। यहाँ पे हम लोग अगर ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे अनकुक्ड, एक्सपेंसिव और डिलीशियस, ये हमारे पास किसी भी तरीके से मोस्ट नियरली सिमिलर नहीं हो सकते, बल्कि ए ऑप्शन हमारा जिसमें बेसिक का वर्ड दिया है ये हमारे पास स्टेपल का सबसे करीब वर्ड है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 2 में अल्फ़ा। एमसीक्यू नंबर 3, हिज चिल्ड्रन सजोल्ड हिम टू बाई देम आइसक्रीम। यहाँ पे हमारे पास सजोल्ड का जो वर्ड है ये हमारे पास कैपिटल में है। सजोल्ड के मानी है खुशामद करना, चापलूसी करना। यहाँ पे हम लोग मोस्ट नियरली सिमिलर वर्ड को ढूंढेंगे, जो कि हमारे पास ना तो टोल्ड डी ऑप्शन है, ना कमांडेड ए ऑप्शन है, और ना बी ऑप्शन, और ना ए ऑप्शन एनॉयड है। एनॉयड तो एक किस्म का बिल्कुल आप एंटोनिम ही कह सकते हैं। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है परसुएड, परसुएड कहते हैं उकसाने को, मजबूर करने को, किसी बात को यानी मानने के लिए जो आप उसको राज़ी करते हैं तो इसको परसुएड कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सजोल्ड का जो मोस्ट नियरली सिमिलर वर्ड है वो हमारे पास परसुएडेड है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब। 4 लेटर्ड पेयर ए टू डी फॉलो अ रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन इन द क्वेश्चन। सेलेक्ट द लेटर्ड पेयर दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस इन द ओरिजिनल पेयर इन कैपिटल लेटर। सवाल का मकसद ये है कि आपको हर सवाल के साथ 4 ऑप्शन दिए हैं ए टू डी, और हर ऑप्शन में आपको 2 वर्ड्स का एक पेयर दिया गया है। जो पेयर आपके पास क्वेश्चन में है उस पेयर में आप पहले रिलेशन को ढूंढें, और वही रिलेशन या उसके साथ जो सिमिलर रिलेशन है वो फिर आप ऑप्शंस में देखें। एक बात वीवर्स आप लोग ज़हन में रख ले कि जितने भी ऑप्शन है हर ऑप्शन में कोई ना कोई रिलेशन है, लेकिन जो रिलेशन हमारे पास क्वेश्चन पेयर में है वही रिलेशन हमारे पास ऑप्शन पेयर्स में भी होना चाहिए। तो हम जाते हैं एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। राइफल गन, यहाँ पे अगर हम देखें तो राइफल इज़ अ टाइप ऑफ गन, यानी राइफल एक किस्म का गन है, पिस्टल एक किस्म का गन है, राइफल भी एक किस्म का गन है। तो हमने जाना है एक ऐसे ऑप्शन की तरफ जो कि दूसरे चीज़ का टाइप हो, मीन्स राइफल इज़ अ टाइप ऑफ गन। देन मैं डायरेक्ट डी ऑप्शन की तरफ जाऊँगा, पिच इज़ अ टाइप ऑफ फ्रूट। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन 4 एमसीक्यूज़ का डी है। जिस तरह राइफल एक किस्म का गन है तो इसी तरह पीच भी एक किस्म का फ्रूट है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी। हाउस होम ये तो सिनोनिम हो गए, केव माउंटेन और एटम न्यूक्लियस ये ऑप्शन हमारे पास ऊपर के रिलेशन के साथ मैच नहीं कर रहे। फिफ्थ एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कहते हैं दरामद करने को और एक्सपोर्ट बरामद करना। तो हमारे पास ये जो 2 वर्ड्स हमारे पास दिए हैं ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हैं। तो हमने एक ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें दोनों वर्ड्स एक दूसरे के एंटोनिम हो। डॉक्टर, सर्जन किसी भी सूरत एंटोनिम नहीं हो सकते। प्रोफेसर, टीचर ये भी एंटोनिम नहीं है। प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी ये भी हमारे पास एंटोनिम नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन बी में दिया गया वर्ड फॉलोअर एंड वर्ड लीडर, ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे पास एंटोनिम है। तो क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि एंटोनिम पेयर पर मुश्तमिल है, फॉलोअर एंड लीडर। सिमिलरली एमसीक्यूज़ नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 एमसीक्यूज़ में हमारे पास वर्ड है इंसेक्ट एंड क्रॉल। तो इंसेक्ट जो होता है वो क्रॉलिंग करता है यानी रेंगता है, तो हमने उसके मूवमेंट के किस्म को ढूंढना है। यानी फर्स्ट ऑप्शन में आप कोई इंसेक्ट यानी कोई लिविंग थिंग दिया गया होगा, और सेकंड ऑप्शन में आप उसके मूवमेंट के जो तरीका है यानी वो जिस तरह मूवमेंट करता है वही आपको दिया गया होगा। जिस तरह इंसेक्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और क्रॉलिंग उसका मूवमेंट है, वो किस तरह जाता है, क्रॉलिंग करता है। तो बर्ड और नेस्ट ये ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकते।
कैमल हम्प ये भी ऑप्शन नहीं है, डॉग पेक ये भी ऑप्शन नहीं है। हमारे पास डी ऑप्शन जो है फ्रॉग लीप। लीप कहते हैं फ्रॉग जो उछलता है, जंपिंग करता है, तो ये फ्रॉग का एक किस्म का चाल हो गया, यानी उसके मूवमेंट का एक तरीका है। तो यह हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 6 ऑप्शन में डी ऑप्शन। 6 MCQ में डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 7 MCQ की तरफ बढ़ते हैं। वाटर पानी, हाइड्रोफोबिया, फोबिया कहते हैं खौफ को, हाइड्रो कहते हैं वाटर को। तो पानी से खौफ की बीमारी, यानी ऐसी बीमारी जिसमें बंदा पानी से डरता हो। तो पहले ऑप्शन में आपको वो एलिमेंट दिया गया होगा और सेकंड में उसकी बीमारी दी गई होगी, यानी उससे खौफ की बीमारी। तो पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, एग्रोफोबिया एनिमल्स। तो ये जो दो ऑप्शंस हैं इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा। पहले बात तो यह है कि आपने ये देखना है कि पहले ऑप्शन में आपको एलिमेंट दिया गया है, यानी वाटर। तो एग्रोफोबिया तो बीमारी पहले ऑप्शन में दी है, तो ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है। ये तो फर्स्ट में बीमारी दी है, तो फर्स्ट में तो बीमारी आ ही नहीं सकती। कंट्री, जेनोफोबिया, जेनोफोबिया की मानी है गैर मुल्कियों से नफरत, अजनबियों से नफरत। तो इसका भी कोई तुक नहीं बनता कि कंट्री और जेनोफोबिया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो। चार्ली ऑप्शन में हमारे पास है लाइट, जो कि एक एलिमेंट है। फोटोफोबिया कहते हैं लाइट यानी रोशनी से डर। तो यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ऊपर में वाटर दिया गया था और हाइड्रोफोबिया पानी से डर, नीचे में सी ऑप्शन में लाइट है और फोटोफोबिया लाइट से डर। इस तरह प्लेग्राउंड कहते हैं प्लेग्राउंड को, यानी खेल कूद के मैदान को। और क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं वो डर जिसमें इंसान मतलब क्लोज्ड मकामात से या क्लोज्ड एरिया से या बंद मकामात से डरता हो या तंग मकामात से डरता हो। इस तरह एग्रोफोबिया की भी अगर आप मीनिंग चेक कर ले तो वो पब्लिक प्लेसेस या प्राइवेट पब्लिक प्लेसेस पे जो मतलब लोग नहीं जाते और उनसे डरते हैं, यानी खुले मकामात से जिन लोगों को डर लगता है, तो ये बीमारी जो है उसको एग्रोफोबिया कहते हैं। तो ये दोनों तो कभी भी ऑप्शन नहीं बन सकती। इस तरह कंट्री जेनोफोबिया भी नहीं बन सकती। तो हमारे पास 7 MCQs का करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, लाइट, फोटोफोबिया। अब बढ़ते हैं 8 MCQs की तरफ। लीन हमारे पास कहते हैं तीन को, पतले को, और सिमिलरली तीन भी हमारे पास पतले को कहते हैं। तो ये जो दो वर्ड्स का पेयर है ये आपस में सिनोनिम है। तो हमने कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें सिनोनिम का पेयर दिया गया हो। लाइक डी ऑप्शन में है स्वीट सोर, ये तो सिनोनिम नहीं हो सकते। स्ट्रॉन्ग फीबल, ये भी सिनोनिम नहीं हो सकते। फीबल आई थिंक कमज़ोर को कहते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो ये तो एक किस्म का एंटोनिम हो गया। लाइट हैवी, ये भी एंटोनिम है, ये भी ऑप्शन नहीं है हमारा। तो करेक्ट ऑप्शन अल्फा ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे ए भी गायब है इसका। तो अल्फा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बल्कि एंड हैवी, बल्कि कहते हैं वो भी मतलब बड़े जिसामत को या मोटे को या बड़े को कहते हैं। हैवी भी मतलब बड़ा भारी को कहते हैं। तो ये दोनों हमारे पास सिनोनिम है और करेक्ट ऑप्शन 8 MCQ में अल्फ़ा है, बल्कि एंड हैवी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट MCQ है नी, घुटना। लेग कहते हैं पाँव को। तो नी हमारे पास अगर हम लोग देख ले, ये लेग का वो हिस्सा होता है जहाँ पे लेग बेंड होता है। सिमिलरली हमने कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है नीचे ऑप्शंस में। तो थ्रॉट नेक का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसी वो रिलेशन नहीं है जिस तरह नेक नी और लेग में है। प्यूपल भी हमारे पास आई में है, लेकिन वही रिलेशन नहीं बन रहा। हेड, हेयर, ये भी रिलेशन नहीं बन रहा। एल्बो आर्म, अगर हम एल्बो आर्म को देख ले तो एल्बो कहते हैं कोहनी को, यानी वो हिस्सा जहाँ पे आर्म की बेंडिंग होती है। जिस तरह नी पे लेग की बेंडिंग होती है, इस तरह एल्बो पे आर्म की बेंडिंग होती है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 9th MCQs का अल्फा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो वर्ड्स गिवन है उनमें एक है नीव और एक है नीव। दोनों नीव प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, तो इनको हम होमोफोन्स कह सकते हैं। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको प्रोनाउंस जो एक तरह से होते हैं, लेकिन दोनों वर्ड्स का मीनिंग मुख्तलिफ हो। जैसा कि नीव के मानी है जानना और दूसरे नीव के मानी है नया। अगरचे दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग मुख्तलिफ है। तो हमने नीचे ऑप्शन में भी कोई होमोफोन ढूंढना है। और नीचे अगर हम लोग देख ले तो ऑप्शन नंबर डेल्टा में सी और सी, अगरचे दोनों प्रोनाउंस सेम होते हैं मगर दोनों की मानी मुख्तलिफ है। पहला सी समंदर को कहते हैं, जबकि दूसरा वर्ड सी देखने को कहते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट ऑप्शन डी है, सी एंड सी। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 से 15 5 MCQs के लिए एक पैराग्राफ गिवन है। पैराग्राफ के लिए आप लोगों का जो सबसे ज़रूरी पॉइंट आप लोगों के लिए वो ये है कि आप लोगों ने तवज्जो के साथ पहले पैराग्राफ को पढ़ना है। पैराग्राफ अगर आप लोगों के जहन में एक बार बैठ गया, आप लोगों ने पैराग्राफ को पिक कर लिया, तो आपके लिए सवाल का आंसर देना बहुत आसान होगा। मैं पूरे पैराग्राफ को तो पढ़ नहीं सकता, आप वीडियो पॉज करके पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, डॉक्टर्स रिकमेंडेशन फॉर सर्जरी एंड आर स्पेशल केयर आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द गाइडलाइन डिजाइन बाई ऑप्शन नंबर ए है बाई मेडिकल एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बीटा बाई फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ऑप्शन चार्ली रेशियल स्टडीज़, ऑप्शन डेल्टा पॉलिटिशियंस। तो मैं बताता चलूँ कि इसी पैराग्राफ के पहले लाइन में हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है। डॉक्टर रिलाई ऑन द गाइडलाइन डेवलप बाई मेडिकल एसोसिएशन। तो ऑप्शन में मेडिकल एसोसिएशन का ऑप्शन क्लियर कट अल्फ़ा में मिल रहा है। तो आपके लिए MCQ नंबर 11 का आंसर अल्फ़ा यानी बाई मेडिकल एसोसिएशन है। ब्लैक एंड हिस्पैनिक पेशेंट्स गेट लेस स्पेशल केयर बिकॉज ऑफ। तो क्वेश्चन आप MCQ नंबर 12 में करेक्ट ऑप्शन है बाई मेडिकल गाइडलाइंस हैव
सॉरी, ऑप्शन ए मेडिकल गाइडलाइंस हैव रेशियल बायसनेस। तो कह रहे हैं कि ब्लैक और हिस्पैनिक पेशेंट्स जो है उनको स्पेशल केयर लेस क्यों मिलता है। तो ये अगर आप ऊपर पैराग्राफ पढ़ ले तो पूरे पैराग्राफ में यही है कि हमारे पास जो रेशियल बायसनेस है इसकी वजह से मेडिकल जो गाइडलाइन है उनमें स्पेशल केयर जो है वो ब्लैक और हिस्पैनिक पेशेंट्स को कम मिलता है। यानी जो स्टडीज़ की गई है, जो एल्गोरिथम मतलब बनाए गए हैं, तो वही हमारे पास इस तरह रिज़ल्ट दे रहे हैं कि जो मेडिकल गाइडलाइंस है वो रेशियल बायसनेस है उसमें। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसके बाकी जो ऑप्शन है स्टैटिस्टिक्स शो दैट दे डू नॉट नीड स्पेशल केयर, तो ये कोई आंसर नहीं है, आप ऊपर पैराग्राफ पढ़ ले, इसका कोई वो नहीं है जिक्र। देयर इंश्योरेंस कंपनीज डू नॉट अलाउ, इंश्योरेंस कंपनी का कोई जिक्र नहीं है। दे आर पुअर इनफ टू अफोर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस, और पुअरनेस का कोई रिलेशन ऊपर जिक्र नहीं है। तो इसमें ऑप्शन अल्फा जो है वही ऊपर पूरा पैराग्राफ में यही बात बता रहे हैं कि रेशियल बायसनेस है मेडिकल गाइडलाइन में, इसीलिए तो जो ब्लैक है और हिस्पैनिक पेशेंट है उनको कम केयर मिल रहा है, स्पेशल केयर उनको कम मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। MCQ नंबर 13 में है कि पैराग्राफ स्टेट दैट अ पेशेंट हैज़ हेल्दी किडनी इफ़ ही रिलीज। तो ये अगर आप इस यानी MCQ के लिए ऊपर पैराग्राफ को देख ले तो पैराग्राफ में आपको एक लाइन मिलेगा यहाँ पे कि बिकॉज द स्टडीज़ हैव शोन दैट द ब्लैक पीपल हैव एवरेज हायर क्रिएटिनिन लेवल देन द वाइट पीपल डू, परहैप्स बिकॉज द स्टडीज़ हैव आल्सो फाउंड ब्लैक पीपल हैव हायर मसल मास ऑन एवरेज। इससे थोड़ा सा आप ऊपर चले जाए तो आपको यही मिलेगा कि वन यूजेज लेवल ऑफ क्रिएटिनिन अ वेस्ट प्रोडक्ट मेड बाय द मसल एस्टिमेट द किडनी फंक्शन, किडनी रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, सो इफ अ पेशेंट हैज़ लेस क्रिएटिनिन ही और शी इज़ परज्यूम टू हैव बेटर किडनी फंक्शन। तो इधर से साफ आपको लाइन में दिया है कि अगर किसी का क्रिएटिनिन लेवल कम है, मीन्स क्रिएटिनिन स्पेरिंगली है या कम है या लेस है, तो उसकी जो किडनी है वो हेल्दी है। तो यहाँ पे आप बीटा ऑप्शन को ही टिक करेंगे कि क्रिएटिनिन स्पेरिंगली यानी क्रिएटिनिन कम वो रिलीज़ कर रहा है। एंड एल्गोरिथम रेस करेक्ट ब्लैक पीपल देयरफॉर दे, तो यहाँ पे यानी हमारे पास MCQ नंबर 14 में अल्फ़ा ऑप्शन करेक्ट है, देयरफॉर दे आर नॉट रेफर टू अ स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये ऊपर पैराग्राफ में आप उसको पढ़ ले तो आपको ये क्लियर कट पता चल जाएगा। बीटा ऑप्शन आर सेटिस्फाइड विद इट, इसमें कोई तुक नहीं है, ये कोई तुक नहीं बन रहा, ये ऑप्शन गलत है। और चार्ली ऑप्शन है हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, ये भी नहीं है। विल सेव अ लॉट ऑफ मनी, और इसका भी कोई जिक्र नहीं है ऊपर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपके साथ करेक्ट ऑप्शन है। फिर हमारे पास MCQ नंबर 15 है कि द पैराग्राफ और ऑल डिमांड्स दैट, ये क्वेश्चन आप इस पैराग्राफ के हमारे पास लास्ट वाले लाइंस में आप देख सकते हैं दैट मैनी कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम्स नीड टू बी रिवाइज्ड एंड रिमूव द स्टैटिस्टिकल बायसेस। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको मतलब ये बात बताई है कि दी पैराग्राफ का जो डिमांड है वो ये है कि दीज रिसर्च मस्ट बी रिवाइज्ड, यानी इनको रिवाइज किया जाना चाहिए, यानी चार्ली ऑप्शन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन चार्ली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन लेटर्ड चॉइस A to D बिलो ईच। हर क्वेश्चन हर MCQ के नीचे आपको A to D ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से जो करेक्ट होगा आप उसको ही फिल करें, मतलब उसी ऑप्शन को ही लगाएं। यहाँ में हमारे पास 16 नंबर MCQ है दे सेड दैट दे। तो यहाँ पे हम पहले उन ऑप्शन की तरफ जाएंगे जो गलत हैं। दे सेड दैट दे हैड सबमिट, तो इसका तो कोई वो नहीं बनता, दे हैड लगाया फिर सबमिट लगाया, यानी ये ऑप्शन हमारे पास नहीं बन रहा। इस तरह दूसरा ऑप्शन है दे सेड दैट दे सबमिट देयर एडमिशन फ़ी नेक्स्ट वीक, ये भी गलत है। हमारे पास चार्ली ऑप्शन है दे सेड दैट दे विल सबमिट देयर एडमिशन फ़ी नेक्स्ट वीक। तो हमारे पास 16 ऑप्शन में ये भी करेक्ट नहीं आ रहा। दे सेड दैट दे वुड सबमिट देयर एडमिशन फ़ी नेक्स्ट वीक, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, तो 16 में डी ऑप्शन करेक्ट है। 17 ऑप्शन, सॉरी 17 MCQ, सम स्टूडेंट शोड बेटर रिजल्ट्स। यहाँ पे हमारे पास हमने दो सेंटेंसेज हैं, हमने पहले ये देखना है कि आया दोनों सेंटेंसेस कंट्रास्ट में है या दोनों सेंटेंसेस सिमिलर हैं। सम स्टूडेंट्स शोड बेटर रिजल्ट्स, अभी ये ऑप्शन में फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, दे हैड वर्कड रियली हार्ड। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस जो हमारे पास है वो सिमिलर सेंटेंसेज हैं, और सिमिलर सेंटेंसेज के लिए हमने बिकॉज एंड या इस तरह किसी वर्ड का वो लगाना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दे सम स्टूडेंट शोड बेटर रिजल्ट्स बिकॉज, यहाँ पे हमारे पास बिकॉज लग गया, क्योंकि दोनों जो सेंटेंसेज है ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं कि उनका स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आ रहा है क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया है। हाउ एवर हमका हमारे पास कोई वो नहीं बन रहा, तो इस तरह देयर फॉर और अनटिल, ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास यहाँ पे फिट नहीं हो रहे हैं। हमारे पास 17 ऑप्शन में क्वेश्चन में MCQ में ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। इसके साथ हमारे पास 18 MCQ है। 18 MCQ में है सम चिल्ड्रन जम्प्ड डैश द स्विमिंग पूल। ये बात आप नोट कर ले कि जब भी आप किसी चीज़ के अंदर छलांग लगाए, यहाँ पे जंप का वर्ड जब भी किसी पोल के लिए या किसी पौंड तालाब के लिए या किसी रिवर के लिए, ऐसे ही वर्ड्स के लिए अगर जंप का वर्ड इस्तेमाल हो तो आपने हमेशा इनटू लगाना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है, सम स्टूडेंट जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल।
हमारे पास 19 क्वेश्चन है, MCQ है। द टीचर वाज सेटिस्फाइड, तो हमेशा सेटिस्फाइड के साथ विद आता है, तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। द टीचर वाज सेटिस्फाइड विद हर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन द एनुअल एग्जामिनेशन, तो हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है 19 में। फिर हमारे पास MCQ नंबर 20 है, डिड देयर इंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे हमारे पास डिड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है जहाँ से जिससे हमें ये पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट में अगर कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगी तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्ब जो है उसका फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे डिड इस्तेमाल हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा जो कि गिव है, और गिव नहीं आ सकता, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा जो कि गिव है। गिव सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये नहीं लग सकता इंट्रोगेटिव में, और गिवन भी नहीं आ सकता, ये थर्ड फॉर्म है। गिव्स जो है ये हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आ सकता। तो 20 में बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 21 की जानिब। हमारे पास क्वेश्चन है, दे वुड हैव एस्केप्ड द एक्सीडेंट इफ़ दे, खाली जगह द रेड सिग्नल, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इफ़ दे हैड नोटिस्ड द रेड सिग्नल। कह रहे दे वुड हैव एक्सेप्ट द एक्सीडेंट इफ़ दे हैड नोटिस्ड द रेड सिग्नल। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेंटेंस जो है ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस में से आया है। कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल है। ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास इफ़ का जो क्लाज होता है उसके साथ हमेशा हैड आता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, यानी वो हमारे पास पास्ट परफेक्ट में होता है। जबकि जो बाकी दूसरा सेंटेंस होता है, जो दूसरा क्लाज होता है, दूसरा क्लाज एक इफ़ क्ला है और एक दूसरा क्ला है, तो ये जो दूसरा क्लाज है ये हमारे पास, इसमें हमारे पास वुड हैव आएगा, वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आप लोग जो कंडीशनल सेंटेंसेस है ये आप लोग लाजमी सीख लें। इंशाल्लाह इस पर भी एक वीडियो बन जाएगी बहुत जल्द, लेकिन आप लोग इसको लाजमी सीख लें। इसमें से लाजमी एक या दो MCQs रिपीट हो जाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में से। 22 MCQ है, शी विल एड्रेस द ऑडियंस एज सोन एज शी, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है अराइव, ऑप्शन बी है अराइव्स, ऑप्शन सी है अराइविंग और ऑप्शन डी है विल अराइव। तो यहाँ पे हमारे पास MCQ नंबर 22 में बी ऑप्शन करेक्ट है, शी विल एड्रेस द ऑडियंस एज सोन एज शी अराइव्स। चूँकि शी हमारे पास सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर के साथ हमेशा एस या ईएस लगता है, तो यहाँ पे हमारे पास अराइव्स लगता है। अराइविंग और विल अराइव्ड ये इसका तो कोई तस्वुर ही नहीं बनता कि बंदा इन ऑप्शन को लगा ले। तो कन्फ्यूजन जो है वो ए और बी में है, और बी में इसलिए हम लोग बी को लगा रहे हैं क्योंकि बी में एस आया है और सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस आते हैं। नाइदर दियर वॉचमैन नार, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल MCQ है, सी ऑप्शन होगा। नाइदर और नार ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, आइदर और आर एक साथ आ सकते हैं। तो यहाँ पे आइदर पहले आया नहीं है और ना आर आया है, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं हो सकता। नाइदर आया है तो नाइदर के साथ हमेशा नार आता है, तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन 23 में सी ऑप्शन करेक्ट है। अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द लेटर्ड वर्ड आर फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट टू द मीनिंग इन द मीनिंग टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर। यहाँ पे हमने जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने कैपिटल लेटर में दिए गए वर्ड के मोस्ट नियरली सिमिलर वर्ड को सेलेक्ट करना था, यहाँ पे हम मोस्ट नियरली अपोजिट वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। सिंपल इज़ दैट, यहाँ पे हम लोगों एंटोनिम को सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पे हम लोग सिनोनिम को सेलेक्ट कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग एंटोनिम को सेलेक्ट करेंगे। 24 नंबर MCQ है, हर इम्पीरियस स्टाइल हैड इंस्पायर्ड मेनी इन द शोबज इंडस्ट्री। आप लोग एक बात से नशीन कर ले कि इंग्लिश के पोर्शन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपकी वोकेबलरी और ग्रामर हो। वोकेबलरी जितनी आपकी स्ट्रांग होगी उतने ही आप इंग्लिश के पोर्शन को ईजिली कोप कर सकते हैं, ईजिली आप कोप कर सकते हैं, ईजिली आप उसको हैंडल कर सकते हैं। और जितना आपका ग्रामर स्ट्रांग होगा उतने ही आप ग्रामर में मिस्टेक आपसे नहीं होंगे और ग्रामर के MCQs उतने ही आपके लिए आसान होंगे। हर पेपर में HEC के हर पेपर में तकरीबन 3 से 4 सिनोनिम और 3 से 4 एंटोनिम के क्वेश्चन लाजमी आते हैं, तो इसके लिए आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। और इंशाल्लाह इस वोकेबलरी के हवाले से, सिनोनिम और एंटोनिम के हवाले से हम वीडियो बनाएंगे आगे। जो सबसे रिपीटेड सिनोनिम और एंटोनिम है प्रीवियस पेपर्स में और वैसे भी यानी जो HEC के टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिपीटेड एंटोनिम और सिनोनिम होंगे वो इंशाल्लाह हम लोग फिर वीडियो में आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 24 में इम्पीरियस के मानी हमें पहले पता हो, तो इम्पीरियस हमारे पास मगरूर को कहते हैं, जिसके लिए इंग्लिश में एरोगेंट का वर्ड इस्तेमाल होता है, और इस अथॉरिटेटिव को भी कहते हैं इम्पीरियल स्टाइल। तो ऐसा स्टाइल जिसमें अथॉरिटेटिव नेचर हो या एरोगेंट टाइप का स्टाइल जो होता है, तो हमने इस एरोगेंट या अथॉरिटेटिव का अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो अपोजिट वर्ड हमारे पास ऑर्डिनरी है, यानी क्वेश्चन नंबर 24 में डी ऑप्शन करेक्ट है। 25 की जाने बढ़ते हैं। 25 में है कि द स्पॉकिश एटमॉस्फेयर ऑफ द सीन अलर्टेड ऑल द ऑडियंस। तो स्पॉकिश का हमें पहले पता हो, स्पॉकिश जो है वो कहते हैं आसिब ज़दा को। आसिब ज़दा मीन्स अवेसम, फंटास्टिक, हैरान कुन, यानी जो बंदे को हैरान कर दे, तो ऐसे एटमॉस्फेयर को हम कहते हैं स्पॉकिश। यहाँ पे हमारे पास ऐसा वर्ड हो
जो स्पोकिश का एंटोनिम हो। तो यहाँ पे हमारे पास ना टू टेरिफाइंग मतलब एंटोनिम हो सकता है, ना स्ट्रेंज, ना एंथुजियास्टिक, बल्कि नॉर्मल। यानी एक है फंटास्टिक, अवेसम, यानी हैरान करने वाला, और एक है हमारे पास नॉर्मल यानी आम। तो हमारे पास नॉर्मल जो 25 में बीटा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो स्पोकिश का जो यहाँ पे एंटोनिम बन रहा है वो हमारे पास नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 26 की जाने बढ़ते हैं। ऑल द मिसहैप्स आर इंडिकेटिंग द एमिनेंट डाउनफॉल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो एमिनेंट हमारे पास जो वर्ड है इसका हमने अपोजिट ढूंढना है। सबसे पहले एमिनेंट कहते हैं सर पर कड़ा या नाजिल होने वाला, या सिंपली दैट करीब को कहते हैं, क्लोज जो कमिंग हो। तो इसके लिए हमने अपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो यहाँ पे सर्टेन कहते हैं मतलब ऐसी चीज़ जो मतलब एक किस्म का हो जो लाजमी वाक़या होने वाली हो, सर्टेन यानी जो यकीनी हो। तो ऐसी चीज़ को तो हमारे पास एमिनेंट का अपोजिट तो ये वर्ड नहीं हो सकता। फोर्थ कमिंग मतलब आने वाला, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। फ्यूचर भी एक किस्म का सिनोनिम ही हो सकता है। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है लेट, वो एमिनेंट का एंटोनिम या ऐसा वर्ड जो मोस्ट नियरली इसके अपोजिट मीनिंग का हो, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो आज के इस लेक्चर के लिए मैं आपसे अख्तिताम की गुजारिश कर रहा हूँ। ये लेक्चर हमारा अख्तिताम को पहुँच रहा है। इसी तरह के वीडियो लेक्चर्स, इसी तरह के पास्ट पेपर या इसी से मुतल्लिक जितने भी लेक्चर हैं, आप हमारे चैनल पे आपको आसानी से मिल सकते हैं। और ऐसे चैनल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें।